are the targeted beneficiaries of the UPI 123 Pay facility launched by the Reserve Bank of India? हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI 123 पे फैसिलिटी लॉन्च की है। ये किसके लिए लॉन्च की गई है? तो पहले हम बात करते हैं UPI 123 पे है क्या। UPI 123 Pay is a three-step method to initiate and execute services for users. It includes calling an IVR interactive voice response number app functionally in the features of phones, missed calls based approach, and also the proximity sound based payments. इसका मतलब है कि ये जो UPI 123 पे जो लॉन्च किया गया है वो किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो आंसर जो है बहुत ही सिंपल आंसर है। आंसर है फीचर्स फोन यूजर्स के लिए। किसके लिए? फीचर्स फोन यूजर्स को ये लॉन्च किया गया है। उसके अलावा अब फीचर्स फ़ोन जो है जाहिर सी बात है कोई भी चलाए, चाहे वो चिल्ड्रन चलाए, सीनियर सिटीजन चलाए या विजुअली चैलेंज पर्सन चलाए, सबके लिए बराबर ही काम करेगा। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिया साइन MOU विद द विच कंट्रीज टू इम्प्लीमेंट द BBIN मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट। मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट जो है इंडिया ने किसके साथ साइन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ अब जब MOU साइन होता है तो ये किसी दो कंपनियों के बीच साइन होता है, दो देशों के बीच साइन होता है। तो आपको बताना है कि किन दो देशों के बीच या किन 3-4 देशों के बीच जारी हुआ है। सबसे पहले BBIN है क्या? BBIN जो है क्या है? बी जो है वो क्या है? B फॉर बांग्लादेश है, B फॉर भूटान है, इंडिया है और नेपाल है। BBIN तो जाहिर सी बात है जब BBIN की मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी है कि BBIN की मतलब बी, पहले बी से भूटान, दूसरे बी से बांग्लादेश, तीसरी आई से इंडिया और फोर्थ न्यू से एन से नेपाल। तो आंसर क्या होगा? आंसर बहुत ही सिंपल है। आंसर होगा आंसर होगा भूटान नेपाल। ठीक है, आंसर होगा बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल। इसका आंसर होगा। इंडिया ने साइन किया है तो इंडिया इसमें पहले से शामिल हो गया। अब आपको देखना है कि इसके अंदर कौन से दो देश शामिल हैं। तो इसके अंदर दो देश जो शामिल हैं वो हैं आपके बांग्लादेश और नेपाल शामिल है। तो आपका सही आंसर होगा नेपाल। चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन करते हैं बहुत तेज़ी से, और इसको सेव कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके ज़रूर काम में आएगा। और एक बात और बीच में याद दिलाता चलूँ कि ज़रूर इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ परम गंगा विच इज़ द न्यूज़ रिसेंटली। अभी खबरों में बहुत चला है गंगा गंगा, कभी स्वच्छ भारत नाम से गंगा का नाम चला है, कभी अभी जो हाल ही में एक देश पे हमला हुआ था यूक्रेन और रूस पे, वहाँ पर भी जो है ये चला है, गंगा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा। लेकिन ये गंगा कौन सी वाली गंगा है, इस पर हम बात करेंगे। ये गंगा है विच इज़ द न्यूज़ रिसेंटली। किसके लिए इस्तेमाल की गई गंगा? तो इसके लिए हम पहले मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बता दूं। ये हैदराबाद से लॉन्च हुई है। कहाँ से? हैदराबाद से लॉन्च हुई है। द नेशनल सब कॉन्टिनेंट मिशन NSM has deployed the Param Ganga, a high performance computer HPC facility at IIT Roorkee, जिसे IIT Roorkee ने बनाया है, with a supercomputing capacity of 1.16 petaflops. Earlier, the Indian Institute of Science IISc Bangalore installed the supercomputer Param Ganga, परम प्रवेग। अब जाहिर सी बात है परम गंगा जो है वो किसके लिए करा गया है? कोविड वैक्सीन के लिए तो करा नहीं गया है। गंगा रिजर्वेशन स्कीम वो तो आपको स्वच्छ भारत अभियान के तहत नामी में गंगा है। उसके बाद है क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के लिए भी लॉन्च नहीं की गई है। तो लॉन्च किसके लिए किया गया है, करा गया है? किसके लिए? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। सुपर कंप्यूटर किसके लिए लॉन्च किया गया है? सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर इज द राइट आंसर। क्या राइट आंसर? सुपर कंप्यूटर, जो कि एक बार मैं फिर आपको हिंदी में बता दूं कि जो लॉन्च किया गया है ये IIT
आईआईटी रुड़की ने इसे लॉन्च किया था। उसके बाद इससे आगे बढ़ते हुए अभी अभी बिल्कुल हाल ही के 1-2 दिन में, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, शायद 1 हफ्ता हो जाए जब तक, कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने भी जो है दूसरा एक सुपर कंप्यूटर अपने यहाँ इंस्टॉल किया है, जिसका नाम ना परम परवेग लगा है। ओके, अब चलते हैं चौथे प्रश्न की जानिब। बहुत ही अच्छे जवाब आ रहे हैं और आई होप कि आप पढ़ भी रहे होंगे। अब क्वेश्चन है, पाल दाधव मास्केयर वाज हेल्ड एट विच प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट में, ये इसी हफ्ते का सवाल है। तो पाल दाधव मास्केयर कहाँ हुआ था? जलियांवाला मास्केयर आपने सुना होगा, कई तरीके के मास्केयर हुए, ये भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था, जो कहते हैं कि हमारे जो ट्राइब्स होते हैं, कबीले होते हैं, ये उनके साथ कहीं ना कहीं हुआ था। अब हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ये कबीले उस वक्त जो हुए थे, ये कबीले कहाँ कहाँ रहा करते थे। तो आप जानते हैं हमेशा से गुजरात के अंदर जो है आदिवासी लोगों का बहुत बड़ा हुजूम रहता था और आदिवासी कबीलों में रहा करते थे। वेस्ट बंगाल में इतने कबीले नहीं मिलेंगे, आसाम के अंदर भी है लेकिन बहुत कम है, उत्तराखंड के अंदर भी इतना, उत्तराखंड उस वक्त उत्तर प्रदेश ही था। तो पहले इसका बैकग्राउंड, पाल दाधव मास्केयर जो है वो 7 मार्च 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 7 मार्च 1922 में हुआ था। इन द और हुआ कहाँ था? पाल छित्रिया दाधव विलेज में हुआ था, जो सबरकांत डिस्ट्रिक्ट था। किसका? एक डिस्ट्रिक्ट बना हुआ था 1922 में, लेकिन अब वो कहाँ शामिल हो गया है? अब वो शामिल, अब जो है नाउली इन गुजरात, अब वो गुजरात है और ये एकादशी के दिन उनके साथ ये हादसा हुआ था। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा, क्या होगा जी? बहुत अच्छा आंसर, क्या क्या होना चाहिए? यस, हाँ, वेरी गुड। आंसर क्या होगा? देखते हैं। यस, देखते, आंसर देते रहिए। आंसर होगा ए, गुजरात। क्या आंसर होगा? ए, गुजरात। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इंडियन स्टेट लॉन्च कौशल्य मातृत्व योजना? कौशल्य मातृत्व योजना किस स्टेट ने लॉन्च की है? अब पहले हम बात करते हैं कौशल्य मातृत्व योजना की। जैसा आपने मातृत्व सुखी योजना सुना होगा, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना सुना होगा, तो ये प्रधानमंत्री मातृत्व योजना तो प्रधानमंत्री के नाम से, इसका मतलब ये साफ है कि ये उस प्रधानमंत्री तो इसमें शामिल नहीं है, इसी वजह से स्टेट के इसमें नाम दिए रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक स्टेट लेवल वुमेन कॉन्फ्रेंस हुई थी बीटीआई ग्राउंड। अब बीटीआई ग्राउंड कहाँ है? बहुत ही मशहूर ग्राउंड है, रायपुर का ग्राउंड है। कहाँ का? रायपुर का ग्राउंड है। और इसके चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल, जो कि किसके हैं? जो कि कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं। अब जाहिर सी बात है, कांग्रेस की सरकार कुछ ही जगह रह गई है, तो आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि हम बात कहाँ की कर रहे हैं। जी, हम बात, उड़ीसा में कांग्रेस की सरकार नहीं है, गुजरात में कांग्रेस की सरकार नहीं है, राजस्थान ने ये शुरू नहीं किया है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? आंसर होगा छत्तीसगढ़। क्या होगा आंसर? छत्तीसगढ़ इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन NLMC functions the administrative jurisdictions of which ministry? यानी कि जो NLMC जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करेगा? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मिनिस्ट्री पे काम कर रही है, और जो नए नए, जब से नोटबंदी हुई उसके बाद से नई नई स्कीम लेके आ रहे हैं, उस नोटबंदी से, उसके बाद की दुनिया में आई हुई मंदी से सुधारने के लिए, तो वो कौन सी मिनिस्ट्री लेके आ रही है? ये नहीं है कि ये खाली एक मिनिस्ट्री का काम है, इसमें ये एक मिनिस्ट्री का काम नहीं है। इसको पूरी तरीके से उन्होंने बहुत ही अच्छे से इसे हैंडल किया है, और काफ़ी लोगों ने इसको, किसी ने क्रिटिसाइज भी किया, किसी ने अप्रिशिएट भी किया है। तो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन जो है, यूनियन कैबिनेट ने, जिसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेयर कर रहे थे, इसे इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, इसे क्या है, और ये जो मिनिस्ट्री है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के उसमें काम करेगी। किसके अंडर काम करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करेगी। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा इसका बी। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका ऑप्शन होगा।
ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च क्रेन, इस वक्त बहुत चल रहा है यूरोपियन यूनियन का, क्रेन हैज़ रिसेंटली सस्पेंडेड द ऑब्जर्वर ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री के ऑब्जर्वर को जो है यूरोपियन यूनियन के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर ने बर्खास्त कर दिया है। क्रेन नाम से उनके सेंटर चलता है। तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट जो है यूएस से तो चल नहीं रहा है, ना रशिया यूक्रेन से चल रहा है, ना बेलारूस से चल रहा है। तो यूएस रशिया जो उनका अपना था बेलारूस, उससे उन्होंने उसे बर्खास्त कर दिया है। आंसर शायद आपको, यस वेरी गुड, आंसर आपको शायद समझ में आ गया होगा। आंसर जो है वो है बेलारूस। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। वेयर इज द WHO ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन, WHA-GCTM सेंटर इंडिया में कहाँ बना है? कहाँ बना है इंडिया में? तो यूनियन कैबिनेट chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the establishment of the WHO Global Center for Traditional Medicines, WHO GCTM, in Jamnagar, Gujarat, by signing a host country agreement between the Government of India and the World Health Organization। यानी कि अभी हाल फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है इसे अप्रूव किया है और इसको WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन GCTM जामनगर में बनेगा। जामनगर गुजरात में है। और जामनगर कहाँ पर है ये तो आपको पता ही होगा। जामनगर कहाँ है? जामनगर है गुजरात में। तो आंसर क्या आएगा इसका? जामनगर। आंसर क्या आएगा? जामनगर। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। विच इज़ द थीम ऑफ द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल NYOF? NYOF की जो अब इस बार जो थीम है वो क्या है? थीम किसे कहते हैं, पहले इस बारे में हम बात कर लेते हैं। थीम कहते हैं जब कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसका मेन पर्पस क्या होता है, वो किसके लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा होता है, इसको कहते हैं थीम। क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं थीम। अब यूथ की बात चल रही है तो यूनिक सक्सेस पॉइंट के अभी तक जिन बच्चों ने, जिन लोगों ने यूनिक सक्सेस पॉइंट चैनल का बेल आइकॉन नहीं दबाया है या इसे शेयर नहीं किया है, तो इसे वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, बेल आइकन दबाते रहिए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें वीडियो इम्प्रूव करने के लिए, वीडियो कंटेंट के लिए और अप्रिशिएट के लिए। मैं एक बार फिर अभी अपने सभी दर्शकों से एक बार फिर गुजारिश करूंगा, सभी छात्रों से, छात्र छात्राओं से, कि इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकॉन पे जाएं, बेल आइकॉन दबाएं और उसमें पर्सनलाइज ना करके ऑल कर दें। तो इससे छोटी छोटी वीडियो और छोटी छोटी अपडेट जो है आपको मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल की थीम क्या थी? ठीक है, तो नेशनल यूथ पार्लियामेंट कहाँ हुआ था? अभी हो तो टाइम गया है इसको, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 12 जनवरी सन 2022 को ये हुआ था और ये थीम थी युवा उत्सव नए भारत का। युवा उत्सव नए भारत का। तो अब युवा यानी कि वॉइस ऑफ द यूथ मैटर्स, e-governance and use of ICT, participation of women in parliament, or be the voice of India and find the solutions and contribute of the policy। तो वॉइस ऑफ द यूथ मैटर्स, आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा वॉइस ऑफ द यूथ मैटर। आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है यूडाइस। क्वेश्चन नंबर 10, जो बच्चे जो टीचर्स, छात्र छात्राएं स्कूल से रिलेटेड होंगे या स्कूल में काम करते होंगे, जो टीचर्स स्कूल में काम करते होंगे, तो उनका इससे पाला हमेशा पड़ता रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है यूडाइस प्लस रिपोर्ट। यूडाइस और रिपोर्ट क्या है? यूडाइस एंड रिपोर्ट विच हैज़ रिलेटेड रिसेंटली इज एसोसिएट विथ विच फील्ड? यूडाइस और रिपोर्ट जो है वो, जब आप लोग स्कूल में जो टीचर्स वर्क कर रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो फ़ौरन समझ गए होंगे। यूडाइस जो है वो एक जिला स्तरीय, एक प्रदेश स्तरीय ऐप होती है और उसके अंदर स्कूल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ सत्य देनी पड़ती हैं। और तो इसका मतलब ये किससे रिलेटेड हुआ? ये हुआ एजुकेशन से रिलेटेड। ऑप्शन बी, एजुकेशन से रिलेटेड ये हुआ। तो
हमने आज किए 10 क्वेश्चन। अभी तक जिन बच्चों ने बेल आइकन नहीं दबाया है, जिन बच्चों ने अभी तक जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, मेरी उनसे गुजारिश है कि इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं जुनैद इब्राहिम। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ नई जनरल नॉलेज के साथ। और अभी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, अभी दो चीज़ें हुई हैं हाल फिलहाल में, जिसमें सबसे बड़ा जो हुआ है, क्या हुआ है, वार हुई है, यूक्रेन और रूस की वार हुई है। ये एक बड़ा अच्छा सवाल इस पर बन सकते हैं। और दूसरा है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट फॉर्म्ड हुई है कि कुछ स्टेट्स के अंदर, वो कौन कैसे जीता, इसको हम अगली वीडियो में ज़रूर करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।